हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था पिछली क्लास में। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो यह है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर, 1.1 पावर 10,000 और 1000। इनमें से कौन सा नंबर बड़ा हमें लगता है कि होगा। मतलब ये कि 1.1 की पावर 10,000 जब हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई कर करके 10,000 बार 1.1 को मल्टीप्लाई करके, तो क्या वो 1000 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा। चलो देखते हैं। हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। सॉल्यूशन में हमने लिखा 1.1 पावर 10,000 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.1 पावर 1 2 3 4 10,000। तो ये हो गया a प्लस बी पावर n। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो 1 प्लस एक्स है स्टूडेंट्स, ये 1 प्लस एक्स की पावर n। तो उसमें मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था, अपनी क्लास में हमने किया था कि 1 प्लस एक्स जब होता है तो 1 प्लस एन एक्स पहली दो टर्म्स होती हैं। तो 1 प्लस एक्स इंटू एन प्लस 10,000 C2 0.1 पावर 2 प्लस एंड सो ऑन। मैंने दो टर्म से लिखी। अब ऑब्वियसली अगर पावर 10,000 है तो टर्म्स कितनी होंगी, 10,001। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स अब मैं 10,001 टर्म्स लिखूंगा थोड़े ना, यहां पर मैंने प्लस एंड सो ऑन करके छोड़ दिया, क्योंकि इतने में ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। कैसे देखो, तो 1.1 पावर 10,000 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 प्लस ये कितना बन जाएगा, इसका एक जीरो कम हो जाएगा क्योंकि ये 1/10 है। 1 2 3 3 जीरोस रह गए, प्लस 10,000 C2 0.1 पावर 2 एंड सो ऑन। तो ये जो नंबर है 1000 में 1 और ये इतनी सारी टर्म्स प्लस करने के बाद ये सारा नंबर बना है। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ये नंबर जो है ये 1000 से तो बड़ा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये वाली टर्म 1000 से तो बड़ी है, क्योंकि 1000 में प्लस करके और इतनी सारी टर्म्स ये पूरा सम बना है। और ये पूरा सम है किसके बराबर, इसके 1.1 पावर 1 2 3 4 10,000 के। तो हमें पता चल गया कौन सा नंबर बड़ा है। हमें क्या लग रहा था कि शायद 1000 बड़ा है, लेकिन नहीं, 1.1 की पावर 10,000 ज्यादा बड़ी है। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा एक्सरसाइज 8.1 का 11th क्वेश्चन। फाइंड a प्लस बी पावर 4 माइनस a माइनस बी पावर 4, हेंस इवेल्युएट दिस एक्सप्रेशन। यानी a और b की जगह √3 और √2 पुट करके हमने वही वाला एक्सप्रेशन लिख दिया। तो हेंस का क्या मतलब होता है, हेंस का ये है मतलब कि पहले हम जो ये सॉल्व करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे, उसी रिजल्ट के बेस पे इसको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। मैं क्या करता हूं, a प्लस बी की पावर 4 कैलकुलेट करता हूं। पहले क्या आएगी, 4C0 a पावर 4 b पावर 0 प्लस 4C1 a पावर 3 b पावर 1 प्लस 4C2 a पावर 2 b पावर 2 प्लस
4c3 a पावर 1 b पावर 3 प्लस 4c4 a पावर 0 b पावर 4। तो ये मैंने ठीक लिखा है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। a की पावर 4 से स्टार्ट हुई और कम होना शुरू हो गई, और b की पावर 0 से स्टार्ट हुई और बढ़ना शुरू हो गई। और ये कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5। तो ये ठीक है। अब मैं a माइनस बी की पावर 4 लिखूंगा, लेकिन माइनस बी की पावर 1 माइनस बी की पावर 2 इस तरह नहीं लिखूंगा। लिखूंगा मैं a स्क्वायर बी स्क्वायर ही, लेकिन वो प्लस की टर्म बनेगी कि माइनस की टर्म, वहां पे मैं माइनस वहां पे लगाता जाऊंगा। जैसे पहली टर्म बनेगी 4c0 a पावर 4 b पावर 0, क्योंकि मैंने -1 की पावर 0 यहां पे प्लस के तौर पे लगा दिया। दूसरी टर्म माइनस की बनेगी 4c1 a पावर 3 b पावर 1। मैंने माइनस b की पावर 1 को b की पावर 1 करके माइनस इधर लगा दिया, प्लस 4c2 a पावर 2 b पावर 2 माइनस 4c3 a पावर 1 b पावर 3 एंड प्लस 4c4 a पावर 0 b पावर 4। तो आई थिंक यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा, कोई खास दिक्कत नहीं हुई होगी। एक्सपेंड ही किया है मैंने दोनों को। अब क्योंकि हमें इसमें से ये माइनस करना है, यानी कि इसमें से ये माइनस करना है, तो मैं क्या करूंगा? वर्टिकली सब्ट्रैक्ट करूंगा। वर्टिकली सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, यानी यहां माइनस लग जाएगा, यहां माइनस लगेगा, यहां प्लस लगेगा, यहां माइनस लगेगा, यहां प्लस लगेगा और यहां माइनस लगेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी? a प्लस बी पावर 4 माइनस a माइनस बी पावर 4 इज इक्वल टू, देखो अब ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल बराबर हैं, बस एक प्लस की एक माइनस की है, तो ये कैंसिल हो गई। 4c1 वाली टर्म जो है वो दोनों प्लस की हो गई, ठीक है। तो 2 इंटू 4c1 a पावर 3 b पावर 1, ये दोनों टर्म प्लस हो गई। अब 4c2 वाली टर्म ये प्लस की है और ये माइनस की हो गई। 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर, ये प्लस की है ये माइनस की है, तो ये कैंसिल हो गई आपस में। 4c3 की टर्म जो है वो 4c3 a पावर 1 b पावर 3, 4c3 a पावर 1 b पावर 3, और दोनों ही प्लस की हो गई। तो प्लस 2 इंटू 4c3 a पावर 1 b पावर 3, और ये लास्ट टर्म 4c4 a पावर 0 b पावर 4, 4c4 a पावर 0 b पावर 4, लेकिन ये प्लस की है ये माइनस की है, तो ये भी कैंसिल हो गई। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करके देख लें। a प्लस बी पावर 4 माइनस a माइनस बी पावर 4 इज इक्वल टू 2 कॉमन, 4c1 कितना होता है? 4 a क्यूब b, और 4c3 कितना होता है? 4 ए बी क्यूब। तो यहां से हम और क्या कॉमन निकाल सकते हैं? हम यहां ए बी कॉमन निकाल सकते हैं, 4 भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी पावर 4 माइनस a माइनस बी पावर 4 इज इक्वल टू 8ab ब्रैकेट स्टार्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख लो स्टूडेंट्स, यहां से 4 कॉमन आ गया तो 8 हो गया। a इंटू बी कॉमन निकाल दिया, तो यहां से b गया, a की पावर 2 रह गई, यहां से a भी गया तो b की पावर 2 रह गई। तो इसका रिजल्ट ये आ गया। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था? क्वेश्चन में सिर्फ यहां तक नहीं कहा था, क्वेश्चन में हमें कहा था कि इसी रिजल्ट, ये जो रिजल्ट हमने अभी कैलकुलेट किया है ये वाला, इसकी हेल्प से ये सॉल्व करो। तो कर देते हैं, a की जगह √3 और b की जगह √2 पुट कर देते हैं, जैसे कि इस एक्सप्रेशन में तुमको दिखाई दे रहा है। देयरफॉर √3 प्लस √2 पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 पावर 4 इज इक्वल टू 8 इंटू √3 √2 ब्रैकेट स्टार्ट, √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2,
तो आंसर कितना आ गया? देखो ये 5 है, 5 इंटू 8 40 और √3 इंटू √2 √6, तो ये आंसर आ गया। हमने इसी रिजल्ट को यहां यूज किया है इसमें, इसी के लिए क्वेश्चन में कहा गया था हेंस इवेल्युएट दिस। हेंस का मतलब है इसको सॉल्व करके जो रिजल्ट बनेगा उसी रिजल्ट को की हेल्प से हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वो हमने कर दिया। हमने इसकी वैल्यू यहां पे निकाली और इसी रिजल्ट को यूज करके इसको इवेल्युएट कर लिया। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल इसी जैसा क्वेश्चन है, वो आई थिंक तुम खुद कर सकते हो। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। शो दैट n 9 पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 is divisible by 64 whenever n is a positive integer। अगर n पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो अगर हम n की पॉजिटिव इंटीजर वाली कोई भी वैल्यू यहां पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो वो हमेशा 64 का एक मल्टीपल आएगा, यानी कि उस नंबर को 64 से डिवाइड किया जा सकेगा। ये प्रूव करने के लिए हमें कहा गया। तो क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है, देखो बाइनोमियल थ्योरम को कैसे यूज करना है। यहां पर स्टार्ट करने के लिए हमें हिंट ये मिल रहा है कि 64 क्या है, 8 का स्क्वायर, और 9 को हम 1 प्लस 8 के तौर पे लिख सकते हैं। तो मैंने 9 की पावर n प्लस 1 को ऐसे लिखा, 1 प्लस 8 पावर n प्लस 1, यानी 1 प्लस एक्स की पावर n की तरह ये बन गया। तो इज इक्वल टू 1 प्लस 8 इंटू n प्लस 1। पहली दो टर्म्स तो स्टूडेंट्स 1 प्लस एक्स की पावर n की होती है, 1 प्लस एन एक्स, प्लस अगली टर्म क्या होगी, n प्लस 1 c2 8 पावर 2 प्लस n प्लस 1 c3 8 पावर 3 एंड सो ऑन प्लस n प्लस 1 cn प्लस 1 8 पावर n प्लस 1। तो ये है एक्सपेंशन। एक बार जरा ध्यान से देख लो इसको। हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया है वो मैं तुम्हें कोशिश करता हूं कि तुम्हें दिखाऊं, पहले इसे अच्छी तरह से देख लो। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन c2 x पावर 2 प्लस एन c3 x पावर 3 एंड सो ऑन, वो वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया यहां पर। तो ये ब्रैकेट खोल लेंगे, हमारे पास आ गया 9 पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 8n प्लस 8, ये पावर ये ब्रैकेट खोल दिया, प्लस अब देखो 8 की पावर 2, फिर 8 की पावर 3, फिर अगली टर्म में 8 की पावर 4 होगा, फिर उससे अगली टर्म में 8 की पावर 5 होगी, और करते करते 8 की पावर n प्लस 1 तक जा रही है। तो इसका मतलब थर्ड टर्म से आगे जितनी भी टर्म्स हैं उसमें 8 की पावर 2 कॉमन है। तो मैंने 8 की पावर 2 कॉमन लिख ली और ब्रैकेट स्टार्ट किया, n प्लस 1 c2 प्लस n प्लस 1 c3 8 पावर 1, क्योंकि 8 की पावर 2 तो कॉमन निकाल चुका हूं मैं, प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में n प्लस 1 cn प्लस 1 8 पावर n माइनस 1। n माइनस 1 कैसे आया, इसमें से 2 माइनस कर दो स्टूडेंट्स, 8 की पावर 2 तो कॉमन निकाल दी हमने। अब देखो 9 पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 8n, और 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा, प्लस 9 प्लस 64 आ गया ये 8 की पावर 2, और साथ में ये एक्सप्रेशन n प्लस 1 c2 प्लस n प्लस 1 c3 इंटू 8 प्लस एंड सो ऑन n प्लस 1 cn प्लस 1 8 पावर n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये दो टर्म्स हम इधर ले जाते हैं, 9 पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज इक्वल टू 64 ब्रैकेट स्टार्ट n प्लस 1 c2 प्लस n प्लस 1 c3 इंटू 8 पावर 1
plus and so on, n plus 1 cn plus 1 8 power n minus 1 ब्रैकेट क्लोज्ड। तो देखो स्टूडेंट्स, तुम्हें ये तो पता ही होगा कि कॉम्बिनेशन के ये जो कॉफिशिएंट्स होते हैं एनसीआर, ये हमेशा ही एक इंटेग्रल वैल्यू देते हैं, इंटीजर होते हैं, और 8 भी इंटीजर ही है। तो इसका मतलब ये सारा का सारा ब्रैकेट इंटीजर ही होगा। यानी कि इस टर्म को हम कैसे हासिल कर सकते हैं? 64 के साथ कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करके। 64 के साथ अगर कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करके, वो भी पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम 64 के साथ कोई नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करके ये टर्म हासिल कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये वाला नंबर जो है वो 64 से डिवाइड हो सकता है। यही प्रूव करना था हमने, तो प्रूव कर दिया। तो ये जब आ गया तो हम रिजल्ट भी लिख देंगे। तो रिजल्ट आया, देयरफॉर 9 पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। अगर अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो एक बार फिर देख लो स्टूडेंट्स, ये सारा का सारा क्वेश्चन था 9 पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, ये डिविजिबल बाय 4 सिद्ध करना है हमने। तो हमने क्या किया, 9 की पावर n प्लस 1 को लिखा 1 प्लस 8 पावर n प्लस 1, फिर उसके ऊपर 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स की पावर n, इसकी एक्सपेंशन अप्लाई कर दी। और फिर हमने देखा कि ये जो आगे वाली टर्म है, थर्ड टर्म ऑनवर्ड्स, हमारे पास 8 स्क्वायर कॉमन है, वो हमने कॉमन निकाल लिया, उसको 64 लिख लिया। और ये जो पहली 3 टर्म्स थी, ये 8n प्लस 9 जो है उस तरफ चली गई। तो हमारे पास आ गया कि ये जो एक्सप्रेशन है 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9, ये 64 का मल्टीपल बन गया। तो यही हमने साबित करना था। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रूव दैट समेशन r फ्रॉम 0 टू n 3 पावर r NCR इज इक्वल टू 4 पावर n। ये है हमारा 14th क्वेश्चन। समेशन का क्या मतलब होता है, ये तुम 10th क्लास में कर चुके हो। r की वैल्यूज को पुट कर करके ये टर्म्स कैलकुलेट करो और सबको प्लस करते चले जाओ। तो देखते हैं स्टूडेंट्स ये क्या बनता है, क्या 4 की पावर n बनता है या नहीं। तो समेशन r 0 टू n 3 पावर r NCR, ये कितना बनेगा? 3 पावर 0 और फिर NC0 प्लस 3 पावर 1 NC1 प्लस 3 पावर 2 NC2 एंड सो ऑन, प्लस क्योंकि n तक जाना है हमने, तो 3 पावर n NCN। ये आ गया हमारा समेशन की एक्सपेंशन। अब समेशन की जो एक्सपेंशन है उसको अगर तुम कंपेयर करो कौन से फॉर्मूले से, हम लिखेंगे कंपेयरिंग दिस विद 1 प्लस एक्स पावर n। तो ये कितना होता है, NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन NCN इंटू एक्स पावर n। ये हम जानते हैं। तो इस टर्म को इसके साथ कंपेयर करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये सिमिलर ही है, बस x की जगह 3 आ गया, बस x की जगह 3 आ गया, बाकी सारा सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी गेट समेशन r फ्रॉम 0 टू n 3 पावर r NCR इज इक्वल टू, ये कितना बन गया, ये बन गया 1 प्लस 3 पावर n, जो कि है 4 पावर n। तो हो गया प्रूफ। देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, हमने बस इस फॉर्मूले को याद रखा और इस फॉर्मूले से कंपेयर किया इसकी एक्सपेंशन को, तो हमारे पास आंसर आ गया। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया होगा। तो अब
हम ऐसा करते हैं, एक और बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं जो बाइनोमियल थ्योरम से ही जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर से ज़रा इस फॉर्मूले को लिखते हैं। NC0 a पावर n b पावर 0 प्लस NC1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1 प्लस NC2 a पावर n माइनस 2 b पावर 2 प्लस एंड सो ऑन। अगर मैं बीच में एक टर्म लिखना चाहूं NCR a पावर n माइनस r b पावर r, तो मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4 करते करते ये r पहुंच गए हम, और उसके बाद लास्ट में NCN a पावर 0 b पावर n। तो स्टूडेंट्स, अगर ये r वाली टर्म को देखो तो r में 0 पुट करोगे तो ये टर्म बन जाएगी, r में 1 पुट करोगे तो ये टर्म बन जाएगी, r में 2 पुट करोगे तो ये टर्म बन जाएगी, और इसी तरह बढ़ते बढ़ते r में n पुट कर दोगे तो ये टर्म बन जाएगी। तो इसलिए इस टर्म को हम क्या कहते हैं? इस टर्म को कहते हैं जनरल टर्म, NCR a पावर n माइनस r b पावर r। जैसे तुमने 10th क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP का एक चैप्टर किया था, तो उसमें जनरल टर्म जो थी nth टर्म, वो क्या लिखते थे तुम? a प्लस n माइनस 1d लिखते थे ना स्टूडेंट्स। n को 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, n को 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, n को 3 पुट करोगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। इस तरह से ये कहलाती थी जनरल टर्म, जनरल टर्म का फॉर्मूला, जिसको हम nth टर्म कह देते थे। तो यहां पर हम nth टर्म नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि n तो यहां पर क्या है? फिक्स नंबर है। हम n की बजाय rth टर्म या उससे रिलेटेड कोई चीज कह सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि ये तो जैसे nth टर्म थी, तो क्या यहां पे r पुट करने पर ये rth टर्म बनती है? देखें, ये पहली टर्म है। मैं ऐसा करता हूं, लिखता हूं T1, फर्स्ट टर्म क्या है? NC0 a पावर n b पावर 0। फिर सेकंड टर्म T2 क्या है? NC1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1। फिर थर्ड टर्म क्या है? NC2 a पावर n माइनस 2 b पावर 2 एंड सो ऑन। तो एक बात का ध्यान दो कि यहां पे 0 है तो ये फर्स्ट टर्म है, यहां पे 1 है तो यहां सेकंड टर्म है, यहां पे 2 है तो ये थर्ड टर्म है। यानी कि पैर में जितना नंबर है C के, उसमें एक प्लस करके वो वाली टर्म बनती है। तो अगर जनरल टर्म में पैर में R है तो कौन सी टर्म बनेगी? R में 1 प्लस करके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जनरल टर्म को हम दोबारा लिखते हैं। हमारी जनरल टर्म कैसे लिखी जाएगी? TR प्लस 1 करके लिखी जाएगी। R प्लस फर्स्ट टर्म है NCR a पावर n माइनस r b पावर r। तो ये हमें चाहिए क्यों? इसके बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स? इसके बारे में बात इसलिए कर रहे हैं, जिस तरह से कि AP में हम nth टर्म चाहते होते थे कि हम सीधा ही 10वीं टर्म, 20वीं टर्म, 100th टर्म कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास फॉर्मूला तो होना ही चाहिए। ऐसे ही किसी एक्सपेंशन में हमें सिर्फ 10वीं टर्म चाहिए, तो क्या हम पावर लगाकर पूरी टर्म्स को एक्सपेंड करेंगे और फिर उसमें से देखेंगे कि 10वीं टर्म कौन सी है? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है। 10वीं टर्म चाहिए तो T10 चाहिए, T10 चाहिए तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। तो हम यहां पे 9 लगाएंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम सीधा ही डायरेक्टली 10th टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं, ना कि पहले सारी एक्सपेंशन करके और उसमें ढूंढ रहे हैं कि 10th टर्म कौन सी है। तो इस तरह से हम सीधा ही जनरल टर्म का फॉर्मूला उपयोग करके कोई भी टर्म ढूंढ सकते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन की। तो ये तो थी बात जनरल टर्म की। अब देखो, एक और बात यहां से निकल के आती है कि अगर हमें मिडल टर्म पता करनी हो, एक्सपेंशन में बीच वाली टर्म, मिडल टर्म पता करनी हो, तो कैसे टर्म पता की जाएगी? उसके लिए जरा एक चीज देखो। मान लो मेरे पास इंडेक्स है 4, तो कितनी टर्म्स बनेंगी? 5।
T1, T2, T3, T4, T5। अब मैंने कहा कि इनमें से मिडिल टर्म ढूंढो, तो तुम 1 2 3, ये 3 पे पहुंचे, लास्ट से भी 1 2 3 पे पहुंचे, तुमने कहा हाँ T3 हमारी मिडिल टर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर तुम्हारे पास अगर 5 है इंडेक्स तो 6 टर्म्स बनेंगी, T1, T2, T3, T4, T5, T6। अब यहां मिडिल टर्म कौन सी होगी? 1 2 3, 1 2 3, ये तो 2 टर्म्स आ गई। क्या किया जाए? ये दोनों ही मिडिल टर्म्स हैं। तो देखो यहां तक तो बहुत आसान है, 4 है 5 है, लेकिन मान लो 18 है, तो क्या हम ये T1 T2 करके T19 तक पहले लिखें और उसके बाद ढूंढें गिनकर? नहीं, मैथमेटिक्स में यही ब्यूटी है स्टूडेंट्स कि हम आगे आने वाली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पहले ही फॉर्मूलों के हिसाब से बनाकर रखते हैं। हमें जो जो चाहिए होगा आगे, हो सकता है कि चाहिए हो, उसका पहले ही हम फॉर्मूला बना लेते हैं। तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला बना लेते हैं। एक बात तो तुम देख रहे हो कि अगर इंडेक्स इवन है, यानी पावर a प्लस बी पावर n में n को इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स इवन है तो एक मिडिल टर्म आ रही है। लेकिन अगर इंडेक्स ऑड है तो 2 मिडिल टर्म्स आ रही हैं। इस बात को हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, तो इफ n इज इवन देन मिडल टर्म इज, एक मिडल टर्म आएगी n इवन में। 3 कैसे आएगा 4 से? इसको हाफ करो और +1 कर दो, तो Tn/2 + 1। अगर n इवन है तो मिडल टर्म कैसे आएगी? कौन सी होगी? मिडल टर्म होगी n/2 प्लस फर्स्ट टर्म होगी, यानी r की बजाय जनरल टर्म में यहां r की बजाय n/2 पुट करो तो मिडल टर्म आ जाएगी। ये तो था कि अगर हमारे पास n इवन हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर n ऑड हो, इफ n इज ऑड देन मिडल टर्म्स आर, मिडल टर्म 2 हो जाएंगी ना, हमने देखा अभी n ऑड में। तो 3 और 4 कैसे आएगा? इसमें 1 ऐड करो पहले और हाफ कर दो, तो 6/2 3, और फिर उसमें 1 जोड़ दो, तो 2 टर्म्स कौन सी हो गई? Tn+1/2 एंड Tn+1/2 + 1। तो ये फॉर्मूला नोट कर लो स्टूडेंट्स। ये 3 फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट तुमको मैंने लिखवाए हैं। एक जनरल टर्म, दूसरा ये मिडल टर्म, ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंडीशन भी नोट कर लो कि इंडेक्स जो है वो ऑड होगी और इवन होगी, तो किस तरह से मिडल टर्म्स बनेंगी। तो इतना करने के बाद हम अब अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ सकते हैं। तो हम एक्सरसाइज शुरू करें। चलो एक आधा क्वेश्चन तो कर लें, लेकिन मुझे लगता है कि आज इतना ही बहुत है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, काफी लंबा हो गया लेक्चर पहले ही। तो हम ऐसा करते हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अगली क्लास में लेंगे स्टूडेंट्स। अभी तुमको मैंने जो कंसेप्ट बता दिया है और 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है, वो तुम प्रैक्टिस करो। हम ऐसा करते हैं, अगले क्लास में एक्सरसाइज 8.2 शुरू करेंगे, और तब तक प्रैक्टिस करो। वैभव की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।